बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल बारी पिताफी साहब, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़, जाम महताब डहर साहब, सेनेटर जाम महताब डहर साहब, मेरे कॉलीग्स सलीम बलोच साहब, शाहीना शेरली साहिबा, सेक्रेटरी फिशरीज़ डिपार्टमेंट के और लोग, यहाँ इस सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के और रिसर्चर्स, ख़वातीन और हज़रात, हमारे मीडिया के दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बारी खान पिताफी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ आज दावत दी और इस शहर के अंदर एक सिंध हुकूमत की एक पुरानी इंस्टीट्यूट, जिसको पिछले कुछ सालों में सिंध हुकूमत ने, जैसे अभी आपको बताया गया कि 71 में ये शुरू हुई और फिर 95 में, तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जब इसमें कुछ एडिशंस हुई, और अब इस दौर में पिछले 2014-15 से लेके हमने इसमें दोबारा हाथ डाला और कुछ एक नई शक्ल इस जगह को कि लेके आए। मैं जब इधर आ रहा था तो एक साफ़ी भाई, उन्होंने कहा कि ये जगह बची हुई कैसे है। वो इसीलिए बची हुई कि सिंध गवर्नमेंट के पास है। अगर आपको बता दूं, सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं होती तो ये भी इधर उधर हो चुकी होती, लेकिन ये लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जब उन्होंने आज से कुछ साल पहले एक लेजिस्लेशन करना चाहिए थी, ये जब सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के लिए बिल पास हुआ, एक्ट बना, और फिर उसके क़याम के लिए कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स भी आई, और जैसे बताया है कि यहाँ पे एमफिल और पीएचडीज़ भी दे रहे हैं, पीएचडीज़ के प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान में जानवरों के वैक्सीन की प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है। ये हमें शायद पता भी नहीं है, इस तरफ हम देखते नहीं हैं ज़्यादा। आज मैं इस सिलसिले में आया था यहाँ। मुझे असल में जब पहले, मैं कुछ दिनों पहले, आप में से कुछ दोस्त वहाँ गए होंगे, जो लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक्सपो का एहतमाम किया था, वहाँ पे भी मुझे कहा बारी खान साहब ने, और यहाँ पे कराची में 3 या 4 दिन पहले हम एक मीटिंग कर रहे थे डेवलपमेंट स्कीम्स की, तो उन्होंने मुझे अपनी स्कीम्स बताई कि ये भी कंप्लीशन पे है, ये कंप्लीट हो गई है। और मुझे उन्होंने कहा कि आपको मैं कई बार कह चुका हूँ और आपने विजिट नहीं किया हमारी किसी फैसिलिटी को। मैंने उसी दिन वादा किया और उसी दिन हमने आज का दिन तय किया था और आज इधर हाजिर हुए हैं। और आज मैंने आके एक तो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ का बाकायदा, वैसे तो ये चल रही थी, वो इफ्तिताह किया है, और उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जो ख़त्म हुआ है, सर्वेलेंस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सर्कुलेटिंग पैथोजेंस ऑफ पोल्ट्री इन सिंध इंक्लूडिंग एवियन इन्फ्लूएंजा कंटेनमेंट प्रोग्राम, उस प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया है। और एक और प्रोजेक्ट का विज़िट किया है जो कि अभी कंप्लीशन पे है, और इंशाल्लाह मुझे हमें एश्योर किया है लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने कि जून 2021 तक ये प्रोग्राम, ये नई जो एक बायो सेफ्टी लैब है, वो कंप्लीट हो जाएगी। ये एक सक्सेस स्टोरी है सिंध गवर्नमेंट की। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट यहाँ है। यहाँ पे ना सिर्फ टेस्टिंग होती है कि मर्ज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा मर्ज़ है, बट उसके साथ साथ उसकी वैक्सीन भी यहाँ तैयार होती हैं। और जो एक सबसे, खैर तो वैसे तो हर चीज़, और आप कुछ दोस्तों ने कहीं जा सके होंगे, कहीं फिर वो लैब्स के अंदर आपको इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसमें चंद लोग जा सकते हैं। जो चीज़ देखिए आप सब ने, वो पाकिस्तान में पोल्ट्री कहते हुआ था, वो PIA शेवर का आपको स्कीम पता होगी, उसकी वो भी ओरिजिनेट इसी जगह पे हुई थी। वो भी जो पहला प्रोजेक्ट था वो भी इधर दिखाया कि PIA शेवर, ये जो हम फार्मी मुर्गियाँ हैं, वो भी सिंध हुकूमत की एक स्कीम थी लेट 60s अर्ली 70s में, जिस पे ये काम हुआ और वो
बनी। तो एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ मैं लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को। इसकी इम्पोर्टेंस इस सेक्टर की वो जितनी बताई जाए वो कम है। हम अनफॉर्चुनेटली इस बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर को वो तवज्जो नहीं देते। अगर हम सिर्फ इस सेक्टर में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करें तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा एडिशंस हो सकती हैं, और हमने किया भी है। मैं तो कुछ दिनों पहले आज भी आपको बताता हूँ, बारी खान साहब से कहा गया खामखा आपने किसी एक शख्स को ऐसे ऐसे आइडिया दिए जो आपको वो एट्रीब्यूट नहीं करता, यानी सिंध हुकूमत को लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को एट्रीब्यूट नहीं करता। वो कहता है कि मुझे बिल गेट्स ने बताया, फलाने ने बताया। ये जो सारी स्कीम्स हैं, एक हमारी स्कीम आज से 4-5 साल पहले शुरू हुई थी जिसमें हम रूरल एरियाज़ में जो खवातीन हैं उनको मुर्गियां देते थे, और वो उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, 12 मुर्गियां देते थे। उनसे ना सिर्फ जो अंडे थे वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर खुराक पैदा कर सकते थे, लेकिन उनको बेच के कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती थी, और जो उनकी ग्रोथ थी वो उनको इजाज़त थी कि वो जो अगर बढ़ जाती हैं मुर्गियाँ तो वो उनको बेच सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम उन्हें 12 का जो फ्लॉक है वो पूरा रखना पड़ता था। इसी तरीके से वो अब फिर मैं वही बात कहेंगे ना, वो अंडे बच्चे कट्टे वो बात आ जाएगी, लेकिन वो भी इधर से शुरू किया हुआ था। जो एक स्कीम सिंध हुकूमत की अगेन 4-5 साल पुरानी है, जो चल रही है, कंटिन्यू कर रही है, खासतौर पे थर के इलाके में, जहाँ पे हम बकरियाँ देते हैं अगेन फीमेल्स को, ताकि वो उनसे उसकी है कि दूध के साथ एक बेहतर खुराक अपने बच्चों को दे सके, और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक मीन्स ऑफ लिविंग भी है। तो ये सारी शुरू बारी खान पिताफी ने और उनके डिपार्टमेंट ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सुनना बिल गेट्स का पड़ता है कि उन्होंने ये शायद बताई हमें बड़ी चीज़ें। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद भी देता हूँ बारी खान साहब को और उनके डिपार्टमेंट को, और मैं ये कहूँगा जैसे एक स्कीम कंप्लीट हो रही है, आज अभी हम आते हुए कुछ बात कर रहे थे, फिशरी सेक्टर में भी एक स्कीम का है। उसमें क्या है कि हमारे जो मछेरे हैं वो समंदर में जाते हैं, उनके जो टैंक्स हैं जहाँ पे वो मछली स्टोर करते हैं, उसमें वो बर्फ़ डाल के ले जाते हैं, और उन स्टोरेज टैंक्स में तकरीबन 40% बर्फ़ होती है और 60% मछली वो स्टोर कर सकते हैं, यानी वो 60% सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा होता क्या है कि बर्फ़ जब मछली पकड़ते हैं, नीचे रखते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ डालते हैं, वो डैमेज हो जाती है, और उसका वो ग्रेड मिलता नहीं। जो बिल्कुल नीचे वाली मछली होती है उसको चिकन फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो ऊपर रह जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा C ग्रेड या B ग्रेड की मछली होती है, उसकी कीमत उसी हिसाब से उनको मिलती है। एक स्कीम कंसीव की है लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने कि हम इनके जो ये स्टोरेजेस हैं बोर्ड्स के अंदर, उनको रेफ्रिजरेट करें, और इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, 1 साल के अंदर वो अपनी कीमत निकाल लेंगे, इसलिए कि वो बर्फ़ ले जाना उनका ख़त्म हो जाएगा। उससे मछली की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उनकी, 60% की जगह पे वो 80-90, बाकी कुछ पानी सर्कुलेट करता है ताकि वो उसको कोल्ड ठंडा रखे। 80 से 90%, 60% से बढ़ के उनकी स्टोरेज हो जाएगी, प्लस डैमेज नहीं होगा, और वो सारी की सारी मछली A ग्रेड की होगी, जिसको हमारी जो इधर प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए हैं इसलिए उनके पास वो रॉ फीड नहीं आ रही, वो दोबारा शुरू होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने सिंध के अंदर फोकस किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इन सेक्टर्स में जो जनरली जो है डिस्कार्डेड सेक्टर होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है, हम हेल्थ साइड पे जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ये कोविड के बाद ख़ास तौर पे, लेकिन ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो जानवरों से शुरू होती हैं, और अगर हम इस सेक्टर में उन जानवरों को डिजीज़ से दूर रख सकते हैं तो इंसानों को डायरेक्टली वो हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव केयर सॉर्ट ऑफ हो जाती, फ़ायदा होगा। ये भी हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, इस पर भी हमने सोचता है कि इसके जो फ़वायद और होते हैं कि इंसानों में
ये आपको सुनने में आ रहा है, ये कोविड भी कहते हैं, किसी जानवर से ही ये कोरोना की जो वायरस है वो निकली थी, और बाकी बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं। तो इस तरफ भी लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, ये हमारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इस पे तवज्जो दे रहा है। मैंने अभी मिनिस्टर साहब से ये भी कहा है कि वो इस तरीके की और लेबॉरेटरीज जो हैं, हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी में लेबॉरेटरी है, हमारे पास ओझा के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप है, और ये सारे उनके साथ भी कोलैबोरेट करें ताकि वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, जो इधर एक्सपीरियंस है, उनसे फ़ायदा उठा सके, और वो जो काम कर रहे हैं उनसे ये इनको फ़ायदा हो। मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी सपोर्ट यानी सिंध हुकूमत की सपोर्ट लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को रहेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सूबे की और इस मुल्क की इकॉनमी को। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे पता ये सब खड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं, मुझे जाने नहीं देंगे, तो एक दो सवाल कर लेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ओ भाई, हमारे वो जो छः महीने में 6 IG तब्दीली, उनकी बात करो। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की खत लिखे जाते हैं। एक खत लिखा गया था जिसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ने अपील किया कि वो प्रॉपर नहीं था, उसका जवाब दिया। इसके पीछे और कोई साइंस नहीं है, और वो सारी साइंस आप लोगों ने पैदा की है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैंने ये कहा भी था। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी एक ड्राइव थी डेवलपमेंट के फंड्स कम होने की वजह से, फिर कुछ कोविड की वजह से हुई। आज से 4 या 5 दिन पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर थे, उनसे मिला भी था, और मैंने उनसे कहा है कि, और उनकी अपना भी ख्वाहिश थी कि हम नियाज स्टेडियम को रिहेबिलिटेट करें ताकि वहाँ पे टेस्ट मैचेस, PSL सब हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि होटल एक अच्छा होना चाहिए। उस पर रिसेंटली मेरी बात हुई है। ये डिले थोड़ा हो गया, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल है। किसने? अच्छा, आप सबने बातें की। एक सेकंड। हाँ, मैंने सारी मीडिया पे सुनी। मैंने अपने स्पोक्समैन को कहा भी था कि यार ये जरा जवाब दे दो, मीडिया वाले पता नहीं कहीं और से फीड हुआ है तो और बात है। आपको मैंने बहुत क्लियरली कहा था, मेरी 2 तजावीज़ थी सिर्फ। मैं 2 तजावीज़ थी सिर्फ। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लोकली सब खुला रखें, कराची पोर्ट खुली रहे, यहाँ सारे कारोबार खुले रहे, लोग अपना कारोबार करें। आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। उसको ये पेश कर दिया गया जी मैंने लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद हो गई। मेरी तजवीज़ पे कि जी 2 हफ्ते के लिए आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। जो NCOC के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये कंसिडर की जा सकती है, और आज NCOC का इजलास है, मुझे उसके नहीं पता कि क्या आउटकम है, मैं बता देता हूं आपको। उसमें उन्होंने तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। वो वज़ीर आज़म साहब का लॉकडाउन के ऊपर एक अपना थॉट है, और मैंने उन्हें याद दिलाया कि आज से 1 साल पहले सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था, जिस पे पहले हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन अगर इतना ही ख़राब आइडिया था तो बाकी 3 सूबों ने और वफाक ने उसको क्यों फॉलो किया? बुरा नहीं था। आज जो हम बचे हुए हैं, अल्लाह ताला का करम है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन वो इनिशियल स्टेप्स थे कि हमने अपने देहात में, उन्होंने जिक्र किया कि जी वो इंडिया ने बड़ा गलत किया, कर्फ्यू लगा दिया, सबको बंद किया। इंडिया ने कर्फ्यू नहीं लगाया था शुरू में। इंडिया ने जो गलती की थी, कहा सबको कि भाई जाओ अपने घरों को, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनों में, बसों में भर के अपने देहातों की तरफ गए। एक दूसरे को इन्फेक्ट किया, देहातों को इन्फेक्ट किया। इसलिए इंडिया की हम इसलिए बचे रहे कि हमने कहा हमने जहाज भी बंद करने, हमने ट्रेनें भी बंद करनी है। ये फर्क था। और इस वक्त भी मैं यही
मैंने तजवीज़ दी थी, जो कि मुस्तरद उस वक्त नहीं हुई। एनसीओसी में कहा हम कंसिडर करेंगे, और आज एनसीओसी के मैं देख लूंगा क्या है, और हम और फर्दर कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। अगर एनसीओसी नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे उस पर। दूसरा, एक मिनट, दूसरे मैंने तजवीज़ ये दी थी कि इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन के लिए हम अनफॉर्चुनेटली, और ये मैंने बताया था, अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क इस वक्त रीजन में, बल्कि दुनिया में अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन में सबसे एक लोएस्ट ऐप पे है। बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, इंडिया, सब हमसे बहुत आगे, एडिक्वेट वो भी नहीं है, लेकिन हमसे कम से कम 10 गुना ज्यादा है उनकी वैक्सीनेशन। तो मैंने ये कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा अग्रेसिव करें। नंबर 1 मैंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन सबकी करें ताकि डिमांड पता चले। इस वक्त हम सिर्फ पहले 60 साल से ऊपर कर रहे थे, अब 50 साल से ऊपर कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सबकी करें। ये नहीं कि सबको आप उसी वक्त दे नहीं सकेंगे, हमारे पास है नहीं, लेकिन आपके पास एक डेटाबेस मौजूद हो कि डिमांड क्या है, कहाँ कहाँ पे है, ताकि उस हिसाब से आप भेज सके। हो सकता है कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, वो रजिस्टर नहीं करेंगे, लेकिन जो लगवाना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो लगवाना नहीं चाहते उनके नाम रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, उनको कह रहे लगाओ, और जो लगाना चाहते हैं उनको कह रहे कोई जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स, अपने हेल्थ वाले, उनको वैक्सीन लगाई। हम लॉ एनफोर्समेंट को भी लगाएं, इसलिए कि उनकी जरूरत पड़ती है हमें, अगर खुदा न खास्ता हमें कोई फिर सख्त इकदाम करने हुए, तो हम लॉ एनफोर्समेंट के थ्रू ही करते हैं ये सारे इकदाम। तो मैंने कहा पुलिस, हमारी रेंजर्स, इन सबको आप वैक्सीनेट करें ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें ना, वो खुद जो है वो प्रोटेक्टेड हो। और तीसरे मैंने कहा था कि वैक्सीन के हवाले से आप स्ट्रैटेजी को देखें। ज्यादा वल्नरेबल जो है, एज डेफिनेटली एक फैक्टर है, एज के अलावा फैक्टर है जिसको और बीमारियां हैं, कोई डायबिटिक है, किसी को हार्ट इश्यूज हैं, उनको भी आप, वो चाहे 20 साल का हो, उसको भी आप वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराएं। उस पर भी बड़ा अप्रिशिएट किया, काम एनसीओसी में ये डिस्कस करेंगे। तो मुस्तरद अखबार वालों ने किया माजरत के साथ, या किसी ने आपको फीड किया, मुझे नहीं पता। मेरा कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा संजय, नहीं, वो कहते हैं कि हम पहले प्रैक्टिस चलती आ रही थी, लेकिन वो कानून में नहीं था, इसलिए मैंने रोका। और कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, और ना मेरा पहला किसी आईजी से झगड़ा था, ना अब किसी आईजी से झगड़ा है, और ना होगा। झगड़ा नहीं था, हम उस वक्त भी इशू था, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जो है ना, ये ज्यादा टीवी चैनल्स में चला है, अदरवाइज कोई झगड़ा नहीं है। बहुत आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में। इशू क्या है? देखिए, एक तरफ हमें हाई कोर्ट से ताज़ा ऑर्डर आया कि ओपीएस पे ना रखें, ड्यूल चार्जेस ना दें। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वैसे तो बहुत बड़ी तकरीर में कर सकता हूं, लेकिन ये अगर आप लोग समझना चाहते हैं मसले को, 21 ग्रेड में वफाक ने हमें 16 अफसर देंगे, उनका कोटा है। यानी वफाक के, यानी जो फेडरल सर्विसेज के 16 अफसर सिंध की पोस्टों पे प्रमोट होते हैं। 16 की जगह पे इस वक्त 6 हैं हमारे पास, तो बाकी 10 मैं अपने प्रोविंशियल अफसर्स नहीं प्रमोट कर सकता, इसलिए उनके कोटा नहीं है। तो यहां तो ड्यूल चार्ज होगी किसी की, या कोई ओपीएस, यही होगा ना। अब एक तरफ आप अफसर देते नहीं हमें, दूसरी तरफ कोर्ट्स हमें कुछ और कहती हैं। अब हम ये बैलेंस कैसे करें ये सारी चीजें? इसी वजह से हमने मना नहीं किया। हमने इस वफाक से कहा है कि आप हमें अपने अफसर पूरे करके दें, आप जिसको भेजना चाहें भेजें। आप हमें, अगर 17 होंगे हमारे पास 21 ग्रेड के, एक ले लें, लेकिन जब तक 16 हैं आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। हाँ, कोई अफसर जाना चाहता है अपने करियर प्रोग्रेशन की वजह से, तो मैं नहीं रोकता कभी भी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी सिलसिले में मैं दूसरी क्या बात करना चाह रहा था, तो मेरे जहन से निकल गई।
अच्छा, मैं दोनों जवाब देता हूं। सबसे पहले तो हमने रखा हुआ नहीं है, हमने दरखास्त की है। फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हमने दरखास्त की है कि जो एट रिस्क ज्यादा है, मुझे खुद भी नहीं लगी हुई कोरोना वैक्सीन अभी तक। मेरा अभी बारी आई है, मैं रजिस्टर करूंगा, जब बारी आई लगवा लूंगा। तो मैं आप अगर मुझसे लगी है आपको, तो पहले तो मुझे लगेगी ना, मुझे लगनी चाहिए वैक्सीन। जो आपने मेरे ऊपर ब्लेम कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके आते हैं, तो सबसे पहले ये सबसे पहले अच्छा, हाँ, नहीं, आपने जो आपने बताया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से तो मेरे से लगी होगी, तो पहले तो मुझे लगी, पहले तो मुझे वैक्सीन लगनी चाहिए ना, फिर जिसके खैर पहले आप वो बात छोड़ें। आपने अच्छी बात की। देखें, मैं फिर समझाता हूं आपको। सबसे आइडियल, जो कि हो नहीं सकता और ना होना चाहिए तरीका, तो ये कि हम सब घरों में बैठ जाए ना। हो नहीं सकता ना, कोई किसी से ना मिले, घरों में बैठ जाए, कोरोना नहीं फैलेगा, ये हो नहीं सकता। तो इस पे बात करना भी बेकार है। अब आपने देखना है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या होगी। इस वक्त पोजीशन क्या है कि हमारे पास कुछ हिस्से हैं मुल्क के जिनमें 25% भी पॉजिटिविटी रेट है, कुछ हैं जिनमें 1% भी नहीं है, बल्कि और कम है। अब वो जहां पे 1% या 5% है, वहां पे अगर लोग इकट्ठे होते भी हैं तो वो इतना नहीं फैलाएंगे। मसला क्या होगा कि अगर आपकी इंटरसिटी ट्रैवल हुई, इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप, मतलब इधर अगर हम सब जो इधर बैठे हैं, किसी को कोरोना नहीं है, हम चाहे साथ बैठे हैं, हाथ मिलाएं, गले लगे, हमें कोरोना नहीं होगा, जब है ही नहीं। लेकिन अगर हम सबको, फिर दूसरी एग्जांपल है, हम सब जो इधर बैठे हैं उनमें से 25% को कोरोना है, तो इन 100% को हो जाएगा अगर हम ऐसे ही बैठे रहे और मिलते रहे। लेकिन अगर यही 25% पूरे पाकिस्तान में फैल गए, तो फिर पूरे पाकिस्तान को कोरोना देंगे। तो सबसे आपने स्टेप जो है ना, हर चीज देखनी चाहिए। पहले आपने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करनी, जो समझ नहीं आ रही मैं जो कह रहा हूं, ताकि एक जगह से दूसरी, और हमने मार्च में यही किया था, आपने क्लोज डाउन किया, हमने बहुत ज्यादा एक स्टैंड लेके हमने कहा ट्रेन भी नहीं आने देंगे, जिस पे हमें कई बातें की गई हमारे साथ, लेकिन उससे फायदा हुआ, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैला। हमने शहरों में जो लोग थे उन्हें कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी कि किस चीज से ज्यादा फायदा होगा, और उसको टिक ऑफ करके पहले आपने कंटेन करना है। तो ये अगर उस इलाके में इतनी पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आप घुल मिल सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है। आखिरी सवाल कर लें यार आखिरी। हाँ, वो फैसला ये हुआ है कि हमारे पास अखुवत वाले आए थे एक प्रोग्राम के साथ, तो हमने डिपार्टमेंट को कहा इसको स्टडी करके, इसका तरीक़ेकार देख के कि ये इम्प्लीमेंट कैसे है। बाकी सूबों में ये हो रही है इम्प्लीमेंट, आप अगली कैबिनेट में ले आए, अभी फैसला नहीं हुआ, अगली कैबिनेट में होगा उस पर। आखिरी सवाल करते। देखिए, अब इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो हमारे पास जो वैक्सीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जो एक वायल वैक्सीन की भी पैसों की नहीं है, सारी के सारी जो हमें मिली हैं हमारे मुल्क को, और सब के सब लिटरली चाइना से मुफ्त में मिली हैं, जो उन्होंने डोनेट की हैं। सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि हम खुद वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए हमने 500 मिलियन रुपए मुख्तस भी किए हुए हैं। हमें मसला थोड़ा सा ये आ रहा है, वो जो बात होती है ना, एनओसी है कि नहीं है, एनओसी की इजाज़त है कि नहीं है, हो या ना हो, हमें प्राइसिंग की ज़रूर, कल को कोई हमें ये ना कहे कि आपने महंगी वैक्सीन खरीद ली। तो हमने ड्रैप से कहा है जो कि फिक्स करेगी प्राइस, और जो अवेलेबल है वैक्सीन। बड़ी अजीब सी बात है, मैं कल ही मीटिंग कर रहा था या परसों कर रहा था इस पे, तो उन्होंने कहा जी ड्रैप ने अप्रूव की हुई। मैंने कहा अप्रूव कौन सी की? उन्होंने कहा वो साइनोफार्म अप्रूव की हुई है, जो भी कीमत थी इसकी इतने में। मैंने कहा वो क्यों नहीं मंगा लेते? कहते वो अवेलेबल ही नहीं है। मैं फिर अप्रूव क्यों की है? और साइनोफार्म जो, मैं ये सीधी, साइनोफार्म जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट बना रही है, यानी गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है वो, तो वो सेल नहीं कर रहे, वो
दुनिया में मुफ्त दे रहे हैं एक चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। मैं कहा फिर उसकी कीमत फिक्स करने की जरूरत क्या थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी बात। फिर उन्होंने कहा कैनसाइनो है, क्या नाम है वो सिंगल डोज वैक्सीन जो है, उसको हम खरीदने के लिए वो तैयार हैं। हमने बात की थी यहाँ पे चाइनीज काउंसलेट से, तो उन्होंने भी हमें रेफर किया उस कंपनी के पास कि ये प्राइवेट कंपनी है जो कि वैक्सीन बना रही है, आप इनसे लें। तो उसकी प्राइस के लिए हमने कहा नहीं, ये प्राइस फिक्स होनी चाहिए। फिर कल हमने ये बात, फेडरल गवर्नमेंट भी बात कर रही है उनसे खरीदने के लिए, मैंने सुना है। तो मैंने ये भी कहा है कि अगर उनसे आप ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपसे इतने डोज लेंगे वैक्सीन के, पैसे तय तब करेंगे जब ड्राफ्ट फिक्स करेगी, इसलिए एक सिंगल सोर्स है। तो ये चीज, ये इतने सवाल करोगे तो यार। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूंगा, तो इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। जी करता रहे यार, मैं अब तक आगे हूँ, ये करते रहे तहकीकात, हम अपना काम करते रहेंगे। वो करते रहे तहकीकात ना, उनका काम है तहकीकात करना, हमारा काम है लोगों को मुफ्त इलाज देना।